जी स्टूडेंट, हमारे आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेस करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से आपको मल्टीप्लेक्सिंग को समझाया था। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी एक ओवरव्यू ले लेती हूँ, लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूँगी कि मल्टीप्लेक्सिंग की जो डिटेल वीडियो है उसको लाजमी देखें। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या हो रहा है कि हमारे पास सिग्नल्स हैं, हर डिवाइस अपना अलग अलग सिग्नल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। यहाँ से सिग्नल्स जो हैं वो मॉड्यूलेटर में जाते हैं और मॉड्यूलेटर में ये मिक्स होते हैं एक और सिग्नल्स के साथ, और एक नई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये जो नए सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं ये मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाते हैं और कंबाइन हो जाते हैं। और मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाने के बाद जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो तब हम इनको एक लिंक पर शेयर कर देते हैं। और उसके बाद जब ये रिसीविंग एंड पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर होता है जो इन सिग्नल्स को दोबारा से अलग कर देता है, और ये डी मॉड्यूलेटर के अंदर जाते हैं जहाँ पर ओरिजिनल सिग्नल जो हैं हमें दोबारा से मिल जाते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस होता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। जो एक टेक्निक है मल्टीप्लेक्सिंग की, हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल लिंक पर उसको ट्रेवल करवाते हैं, यानी डालते हैं, ताकि वो शेयर कर सके पूरी कैपेसिटी को जो कि हमारे पास उस सिंगल लिंक की है। तो उसकी जो फर्स्ट टाइप हमने अभी डिस्कस की है वो है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये भी एनालॉग टेक्निक है, लेकिन इसके अंदर जो हमने फ्रिक्वेंसी डिवीजन थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए थी और ये ऑप्टिकल सिग्नल के लिए है। तो ऑप्टिकल सिग्नल के लिए हम वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं, और ये भी सेम जो है वो हमारी एफडीएम की तरह ही है कि हमारे सिग्नल्स आएंगे मल्टीप्लेक्सर के अंदर कंबाइन होंगे, हम उनको एक लिंक पर छोड़ देंगे, यहाँ से ट्रेवल होंगे, डी मल्टीप्लेक्सर के पास जाएंगे और यहाँ से सिग्नल जो हैं दोबारा से जो है वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो वेवलेंथ की प्रॉपर्टी लेते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सिग्नल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जो थर्ड है हमारे पास वो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम अपने जो लिंक है उसको डिवाइड करते हैं इनटू टाइम्स, यानी कि हम बताते हैं हर डिवाइस को कि ये उसका ये टाइम है, उसका ये टाइम है। जैसे कि A1 का ये टाइम तो उसने लिंक सेंड कर दिया, टू टाइम दूसरे टाइम पे A2 ने लिंक सेंड कर दिया, फिर A3 ने लिंक सेंड कर दिया। इस तरह हर डिवाइसेस अपने अपने टाइम पर अपना अपना डाटा जो है वो लिंक पर छोड़ती जाएंगी, और रिसीविंग एंड पर भी हमारे पास टाइमर होगा जो कि जो भी सिग्नल जिस टाइम पे रिसीव करेगा उसको उस डिवाइस को देता जाएगा। जब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर सिंक्रोनियस टीडीएम की, तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम थी एम्प्टी स्लॉट की। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम को सिंक्रोनियस टीडीएम में हमने टाइम फिक्स कर देते हैं। मसलन हम A1, A, B या C, D लाइंस का हर का टाइम फिक्स होता है। अब अगर एक टाइम T1 है और उसमें A सबसे पहले A डाटा सेंड करेगा, फिर उसी में ही B डाटा सेंड करेगा। अब वो C के पास जब जाता है तो C के पास तो कोई डाटा, कोई लिंक, कोई सिग्नल मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसको एलोकेट कर दिया था टाइम, तो यहाँ पर ये जो स्लॉट है ये एम्प्टी चली जाएगी। तो इसको हम कहते हैं एम्प्टी स्लॉट, जो कि सिंक्रोनियस टीडीएम में हो सकती है। तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है जिसे हम स्टैटिक टीडीएम या हम इसे एसिंक्रोनियस टीडीएम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक सिग्नल, एक सोर्स के पास कोई सिग्नल नहीं होता तो वो आगे चला जाता है और उससे आगे जिस सोर्स के पास सिग्नल होगा उसको लिंक पर डाल देगा। लेकिन सबसे पहले उसने A1 को लिया, फिर B1 को लिया। जब वो C के पास गया तो C के पास कोई सिग्नल नहीं था ट्रेवल कराने को, तो इसलिए वो फिर D के पास गया, तो यहाँ पे D1 को लाइन पर रख दिया, यानी वो स्लॉट जो है D1 को एलोकेट कर दी गई। तो ये हमारे पास आता है स्टैटिकल टीडीएम में, यहाँ पे एम्प्टी स्लॉट्स नहीं होंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A1 के बाद A है, B1 के बाद B है, तो ये क्या है? ये एड्रेस को शो कर रहा है। यहाँ पे हम हर स्लॉट के बाद एक एड्रेस लिख देते हैं, ताकि हमारा जो रिसीविंग एंड पे जब डी मल्टीप्लेक्सिंग होगी तो वहाँ पर पता चल जाए कि A1 जो सिग्नल है ये किस डिवाइस का है, B1 जो है वो किस डिवाइस का सिग्नल है। तो ये था हमारा स्टैटिकल टीडीएम। अब हम मल्टीप्लेक्सिंग के एमसीक्यूज देखते हैं।
द शेयरिंग ऑफ द मीडियम एंड इट्स लिंक्स बाय 2 और मोर डिवाइसेस, जब हम एक लिंक को शेयर करते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज़ यूज्ड इन, मल्टीप्लेक्सिंग को यूज कहाँ करते हैं, तो याद होगा आपको जब मैंने सर्किट स्विचिंग का टॉपिक आपको करवाया था तो वहाँ पे मैंने जब आपको बताया था कि चैनल्स जो हैं उनको हम डिफरेंट लिंक्स में डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ TDM एंड FDM, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर हम मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हैं। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डाटा सिग्नल्स, कहता है कि कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। तो मैंने आपको बताया था जो TDM है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वो यूज़ होती है डिजिटल में, और जो FDM है वो एनालॉग के लिए है, और WDM भी एनालॉग के लिए है लेकिन वो ऑप्टिकल के लिए होती है। इफ़ देयर आर n सिग्नल सोर्सेज, अगर हमारे पास n सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 ये n सोर्सेज हैं और सेम सोर्सेज ऑफ सेम डाटा रेट एंड TDM लिंक्स आर, तो TDM लिंक्स यानी टाइम डिवीजन की कितनी स्लॉट्स होंगी, तो वो भी n ही होंगी। जैसे अगर आप देखें n हमारे पास डिवाइसेस हैं तो देखें यहाँ पर n स्लॉट्स हैं, ठीक है, n स्लॉट यानी n हमने जो टाइम डिवीजन किया है वो n किया है, यानी पहले इसका टाइम फिर इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा, फिर अगर और डाटा टाइम T2 पर आ जाता है फिर वो बारी बारी फिर वो डाटा जो है वो ट्रेवल होगा। और इन टाइम जो स्लॉट्स हैं, ये जो टाइम याद रखिए कि जो टाइम स्लॉट्स हैं इनको हम फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। देखें ये टाइम स्लॉट्स थी, फ्रेम 1 में डिवाइड हो गई, दूसरी फ्रेम 2, फिर फ्रेम 3, फिर फ्रेम 4। नेक्स्ट है हमारे पास इफ लिंक ट्रांसमिट 4000 फ्रेम पर सेकंड एंड ईच स्लॉट हैज़ 8 बीट द ट्रांसमिशन रेट ऑफ सर्किट दिस TDM, कहता है कि अगर टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और उसमें हमारे पास 4000 फ्रेम्स हैं पर सेकंड और 8 बिट है हर स्लॉट में, ठीक है, 8 बिट यानी हम डाटा हर स्लॉट में सेंड कर सकते हैं, तो क्या रेट होगा इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ट्रांसमिशन रेट इज इक्वल टू फ्रेम रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स इन स्लॉट्स। अब नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास 8 थी और ट्रांसमिशन रेट कितना था 4000, हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 32,000 BPS। अब जब हम इसे किलो बाइट्स में करेंगे तो हमारे पास आएगा किलो बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है, 32 किलो बाइट्स पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। द स्टेट व्हेन डेलिकेटेड सिग्नल्स आर आइडियल आर कार्ड, वो स्टेट जिसमें डेलिकेटेड सिग्नल्स आइडियल होते हैं, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, साइलेंट पीरियड कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या प्रोवाइड करती है, एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करती है और प्राइवेसी, ये दोनों काम जो हैं ये मल्टीप्लेक्सिंग जो है हमें प्रोवाइड करेगी। In TDM, the transmission rate of multiplex path is always dash the sum of transmission rate of the signal resources। जो अगर हम TDM की बात करें, जो ट्रांसमिशन रेट है मल्टीप्लेक्स पाथ यानी कि जो पाथ है जो आपको दरमियान में पाथ नज़र आ रहा है, इसका हमेशा क्या होगा, द सम ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ द सिग्नल, जो सिग्नल रिसोर्सेज हैं यानी ये हमारे सिग्नल रिसोर्सेज हैं, उनसे ये जो पाथ है इनका जो रेट है वो हमेशा क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा। इन TDM स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो TDM के अंदर जो स्लॉट्स हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू फ्रेम्स। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्लॉट्स थी और 3 स्लॉट्स हैं और इनको हमने एक फ्रेम में डिवाइड कर दिया। इस तरह हम डिफरेंट फ्रेम्स जो हैं बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास MCQs अबाउट मल्टीप्लेक्सिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मल्टीप्लेक्सिंग के अब MCQs बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अगर आपने मल्टीप्लेक्सिंग के टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप इसके MCQs को भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले डिटेल वीडियो लाजमी देखें। थैंक यू सो मच।